हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग सुबह नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल जरा स्टार्ट करते हैं हमारा उस डिस्कशन पे बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटली बेस्ड ऑन सुबह वाले डिस्कशन पे ही होगा। अगर इन केस अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कई लोगों के होते हैं क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो आप वापस से इस पहले क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, फिर वापस से जाकर के उस थ्योरी क्लास को देखिएगा, तो आपको एक ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि काफी मैथमेटिकल अप्रोच हो गया था। तो आप पहले उसका एक प्रैक्टिकल व्यू देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एंड देन अगेन वॉच इट द मॉर्निंग जो वीडियो है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड व्हाइल मेजरिंग जीडीपी ऑफ द कंट्री। जीडीपी को मेजर करने में, जीडीपी को कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें जोड़ी जाएंगी। तो जीडीपी मैंने आप लोग को बोला था कि जितना भी फाइनल प्रोडक्शन होगा, फाइनल नई चीजें निकल के आएंगी, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जीडीपी में। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट है कि सेकंड हैंड कार। अब देखिए सेकंड हैंड कार कोई नया प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ टायर फॉर द कार, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए टायर का प्रोडक्शन अलग से भी तो करना होगा, जैसे टायर कार में लगी लगाई तो आ गई, वो तो ठीक है, लेकिन कल को अगर पंचर भी हो जाती है तो नया टायर चाहिए होगा, तो नया टायर यानी अलग से भी मार्केट में रहेगा, इसलिए इसको भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी आंसर आ गया सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जीडीपी जो है वो इसेंशियली अबाउट हु प्रोड्यूसेस, जो उत्पादन करता है उसके बारे में है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जीएनपी जो नेशनल प्रोडक्ट है इज इसेंशियली अबाउट वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, कि कहां पे उत्पादन हो रहा है। मतलब क्या है दोनों का, जीडीपी बोलता है कि किसके द्वारा उत्पादन हो रहा है, मतलब इंडियन है या फॉरेनर है, और जीएनपी क्या है, कह रहा है कि इंडिया के अंदर हो रहा है या इंडिया के बाहर हो रहा है, वेयर की बात कर रहा है। यानी क्या स्टेटमेंट पलटा पलटी हो गई है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड के साथ, सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट के साथ उल्टा हो गया, यानी कि दोनों के दोनों ही रॉन्ग है। जीडीपी होता है कि वेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस, और जीएनपी होता है हु प्रोड्यूसेस, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि अंडर द सेंसस ऑफ इनकम मेथड, जैसे हम लोगों ने देखा था ना जीडीपी में 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड। उसमें से बोलता है कि जो इनकम मेथड है उसके द्वारा जब जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। अब देखिए इनकम में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, एक तो जो सैलरी वो बेचारा पाया है, जो इनकम हुई है या फिर सैलरी पाया है, उसमें से वो अपना प्रॉफिट भी कमाया होगा, उसमें से वो अपना रेंट भी दिया होगा, तो तीनों चीजें इंक्लूड हो जा रही हैं, तो यानी क्या हो गया तीनों के तीनों। क्लियर। हालांकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द आउटपुट अप्रोच फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी ऑफ द फॉलोइंग वुड बी काउंटेड। अब देखिए आउटपुट अप्रोच मतलब कि प्रोडक्शन के दौरान में क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, तो जितना भी फाइनल प्रोडक्शन हुआ होगा वो सारा जोड़ा जाएगा, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, तो देखिए ये कंट्री मतलब कि ट्रेड के फॉर्मेट में हो गया, यहां से अगेन इनकम मतलब निकाली जाएगी, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट करेंगे तो अगेन इनकम होगा, तो यहां कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट, ये भी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में निकल के आएगा, तो यानी ये भी जो है आपका प्रोडक्शन अप्रोच में नहीं आएगा, आउटपुट अप्रोच में नहीं आएगा। क्लियर। देखिए क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द रियल एक्सप्रेशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है आपका नेशनल इनकम। मॉर्निंग की क्लास में जाकर के जरा नोट्स एक बार फिर से देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो नेशनल इनकम होती है। तो यानी कि पहला अगर ऑप्शन देखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से मार्केट प्राइस का अगर पता है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर देंगे और उसमें आप सब्सिडीज को जोड़ देंगे, तो निकल गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी बोलता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स घटा करके
सब्सिडी भी घटा दे रहा है, यानी गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, तो कहीं से भी कोई सीन नहीं है। नेट नेशनल प्रोडक्ट में फिर मार्केट प्राइस पे से डायरेक्ट टैक्स घटा रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, और लास्ट वाला भी ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारा नेशनल इनकम का डेफिनेशन नहीं होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि नेशनल इनकम इज कंसीडर्ड है। नेशनल इनकम क्या होती है, अभी मैंने आप लोग को बताया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एट प्रेजेंट इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंक्लूडेड। अब यहां पर बोल रहा है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो देखिए हाउस होल्ड सर्विस, हाउस होल्ड सर्विस का मतलब क्या है, जैसे घरों में झाड़ू पोछा करना या घरों की जो चीजें होती हैं वो क्या इंक्लूड होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये इनफॉर्मल में चला जाता है। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस का मतलब जैसे एनजीओज हो गई, तो ये सारी ऑडिटिंग भी होती है इनकी, यानी कि ये इंक्लूड किए जाते हैं। एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी क्लियर मतलब कैलकुलेट नहीं किया जाता। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, आंसर ओनली 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें हम लोग छोड़ दे रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हैं। ब्लैक मनी, बिल्कुल, क्योंकि ये तो काउंट में ही नहीं आ रही है, तो अगेन ये नेशनल इनकम की वैल्यू छूट रही है हमसे। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर जो चीजें हैं वो भी इंक्लूड नहीं हो पा रही हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। बार्टर इकोनॉमी, एक के बाद सामान के बदले दूसरा सामान, ये भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों, और आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लियर। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, उसको तोड़िए और तोड़ करके फिर आप आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन को करने की भी टेक्निक सीखनी बहुत जरूरी होती है, केवल और केवल नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन को भी डिसिफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी जीएनपी विल बी ग्रेटर देन जीडीपी। अब देखिए जीएनपी क्या होता है, जीएनपी का मतलब कि इंडिया में जो प्रोडक्शन इंडियन के द्वारा किया जा रहा है और जो फॉरेन में इंडियन के द्वारा पैसा वगैरह इंडिया में भेजा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब कि ना तो बाहर वाला अंदर आएगा ना तो अंदर वाला बाहर जाएगा, यानी जीडीपी विल बी ग्रेटर देन जीडीपी होगा क्या, जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो गया क्या, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो अंदर वाला बाहर है ना बाहर वाला अंदर है, यानी ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर होंगे अगर क्लोज होगा तो। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओपन इकोनॉमी है, जीडीपी विल बी ग्रेटर देन जीएनपी। ये तो डिपेंड करता है कि इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तब जीडीपी ज्यादा हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तब जीएनपी ज्यादा हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। अगेन सुबह वाला डिस्कशन को जरा याद करिए, नोट्स को ओपन करके बैठिए। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी विल बी इक्वल टू जीएनपी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। 10th क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। देखिए ट्रांसफर पेमेंट मैंने आप लोग को अभी पढ़ाया नहीं है, बट आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि जिसके लिए पेमेंट की जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज बनाया या रिटर्न में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अभी केवल और केवल आप लोग एक काम करिए, नोट्स में लिख लीजिएगा, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड फॉर विच देयर इज नो गुड प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन रिटर्न। तो ये होती है ट्रांसफर पेमेंट। बात करेंगे हम लोग जब बैंक्स वगैरह के सिस्टम और हम लोग जो बेसिकली ट्रेड की बात करेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा ट्रांसफर पेमेंट के बारे में, क्या क्या चीजें ट्रांसफर पेमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीएनपी एज अ मेजर फॉर वेलफेयर। अब देखते हैं कि जीएनपी में क्या क्या दिक्कतें क्या हैं, क्या लिमिटेशन आ जाती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, सारा का सारा केवल और केवल डेटा ओरिएंटेड है, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटा बताया जाता है। यहां पर आप एक्चुअल वेलफेयर या कहिए एक्चुअल डेवलपमेंट इन द कंट्री ये आप नहीं बता पाएंगे, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं फेलियर हो जाती है। तो यहां पर वही चीज बोलता है। तो अब पहला स्टेटमेंट बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय इट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर डिस्पैरिटी आर नॉट इंडिकेटेड, ये भी सही है, जेंडर भी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेटा बता रहा होता है। इट डजंट मैटर हाउ द इंक्रीज इन वेल्थ टेक प्लेस वेदर बाय सिविलियन डिमांड और वॉर। अब जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, तो यानी प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन वॉर के कारण से, युद्ध के कारण से बढ़ रही है या एक्चुअल में डिमांड बढ़ रही है, ये आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल
वैल्यू बता रहा होता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये आपको बता रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 12th क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन इंडिया फॉर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि माइनिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, केवल प्रोडक्शन ही हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप कैसे नापेंगे इसको, कैसे मेथड से किसे कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट मेथड। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। क्लियर, एक्सपेंडिचर और इनकम यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए दिक्कत है। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे ही मेनली किया जाएगा। 13 क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन मेजरिंग द जीडीपी देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन वैल्यू इफ डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ जीडीपी आर यूज्ड। अब देखिए, हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। तीनों में से अगर डिफरेंस आता है तो क्या वो सही बात होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर डिफरेंस आ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इस वजह से तीनों को वैल्यू को सेम आना चाहिए। इट शुड नॉट, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि द 3 मेथड्स मस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी definition by be equal to value of goods and services produced, which must be equal to the total income paid to the factors which produced these goods and services। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं या जिसकी खरीद बेच हो रही है वो भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमारा जो मेथड है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 14 क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाला गया है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, जीएनपी मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को जोड़ के और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा करके आप निकाल लेंगे फैक्टर कॉस्ट। मॉर्निंग में हम लोगों ने सीखा था। वही दूसरा स्टेटमेंट, जीडीपी मार्केट प्राइस पे यानी कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ करके सब्सिडी को आप घटा देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होगा, मैंने काफी क्लैरिटी के साथ आप लोगों को सुबह बताया हुआ है। तो वो चीज बेसिक है, सीख कर रहिएगा। 15 क्वेश्चन के बारे में बात करें, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्लूड्स। अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, क्या तीनों चीजें इंक्लूड करता है? नहीं, केवल इंक्लूड करता है क्या, गवर्नमेंट की ग्रांट और सब्सिडी को ये इंक्लूड कर रहा होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट कॉस्ट इंक्लूड कर रहा होता है, तो वो मार्केट कॉस्ट में चला जाता है। क्लियर। 16 क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी जिसमें आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे थे केवल, यानी कि करंट प्राइस पे और करंट ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे थे। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, इट रिफर्स टू करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइस। करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन देख लीजिए क्या है, इट रिफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइस। ये क्या हो गया, रियल जीडीपी हो गई। ठीक है, देखिए कभी भी आप ऑप्शन पहला देख करके तुरंत मत टिक कर दीजिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों चीजें देखिए। ठीक है, तो ये रियल जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में बोलता है, इट इज अनदर नेम ऑफ जीएनपी। खैर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अनदर नेम ऑफ जीएनपी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बोलता है इट इज another terminology used for NNP, तो ये भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, ए हो जाएगा। 17 के बारे में बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप क्या समझते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब मैंने क्या बताया था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये हो जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब यहाँ पर क्या है, इट इज अ कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, बताया था मैंने, इट इज अ कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन implicitly derived from national account data as a ratio of GDP at constant price to current price। तो बिल्कुल करेक्ट है, constant price बटे current price नहीं, current price अपॉन constant price होगा करेक्ट आंसर। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट प्राइस, रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन देखिए, इट इज अ कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन implicitly derived from national account data as a ratio of करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। लास्ट वाला देखिए क्या बोलता है, जीएनपी बोल दे रहा है, तो जीएनपी नहीं जीडीपी होना चाहिए, यानी ये भी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है ही, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। 18 क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो कहता है कि इट इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द टोटल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ वॉर। अब जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, वॉर वगैरह हो रही है और वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, मतलब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है,
तो यहां पर जो गुड्स द रिजल्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल नॉट इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर, तो यहां जो प्रोडक्शन हुआ है इस पूरे प्रोडक्शन के कारण से जो इकोनॉमिक वेलफेयर होगी वो बढ़ेगी नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, वॉर हुआ है, जनता ज्यादा डिमांड कर रही है, ज्यादा डिमांड कर रही है तो इकोनॉमिक वेलफेयर थोड़ी ना हो रहा है, वहां तो इकोनॉमिक वेलफेयर बल्कि घट रहा है क्योंकि कंट्री अपने बैकवर्ड पोजीशन में चली जा रही है बिकॉज ऑफ वॉर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एडवर्सली अफेक्ट द फिजिकल एंड सोशल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी विल ओनली रिजल्ट इन अ फॉल इन वेलफेयर। तो देखिए यहां पर भी वही सेम स्टेटमेंट वही चीजें बता रहा है कि जब भी आपको गड़बड़ चीज मतलब कि बढ़िया एडवर्स इफेक्ट रहेगा, वॉर टाइप का इफेक्ट रहेगा, तो वहां पर आपकी वेलफेयर बढ़ेगी नहीं, हमेशा वो फॉल देखने को मिलेगा, वहां पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, आंसर उसका हो जाएगा सी। 19 क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ। बेस्ट वे क्या होगा? बेस्ट वे क्या प्रो पुअर ग्रोथ से होगा? नहीं। क्या बाय द हाई ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से होगा? नहीं। किससे होगा? बाय फोकसिंग ऑन द वे टू एनहांस द ग्रोथ बाय यूटिलाइजिंग मोर फुल्ली पार्ट्स ऑफ लेबर फोर्स ट्रैप्ड इन द लो प्रोडक्टिविटी। तो हमें क्या हर एक लोगों को प्रोडक्टिव लेबर कराना पड़ेगा जिससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 20th क्वेश्चन के बारे में बात करें, अ क्लोज इकोनॉमी है, नो डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर के स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा भी कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगी, तो क्लोज इकोनॉमी में दोनों में कोई खास मतलब अंतर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, इन एन इकोनॉमी ओपन टू फॉरेन ट्रेड नेशनल प्रोडक्ट में बी ग्रेटर और लेस देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेट इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इनकम। ये भी करेक्ट है क्योंकि तो डिपेंड कर जाएगा, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगेन करेक्ट हो जाती है, आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब किस स्टेटमेंट पे आप कोई चीज मतलब डिस्पोज कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कब करेंगे? जो आपकी इनकम आई, इनकम आने के बाद जो आपने डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स वगैरह पे कर दिया और उसके बाद जो आपकी पर्सनल इनकम बच जाती है वो आपकी बच गई है अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी आंसर क्या हो गया इसका? ए, जहां पर आप अपनी पूरी की पूरी इनकम को अब यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी देखिए, बाकी जो चीजें बात की गई है तो वो हमारे काम की नहीं है, मतलब कि ऑप्शन इनकरेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात किया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी नेशनल इनकम। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया? 23वां क्वेश्चन दिखाया, 23rd क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट। अब जैसे यहां पर बोलता है कि जो करंट प्राइस की जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस, मतलब कि नॉमिनल वाली चीज, वो हायर होती है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्राइस। क्यों होती है? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब लास्ट ईयर से जब इस ईयर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी या तो बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन अगर ग्रोथ सिचुएशन है तो लास्ट ईयर से आपकी सिचुएशन काफी अच्छी हो जाएगी। यानी कि ना तो यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ है क्योंकि हम लोग कांस्टेंट पॉपुलेशन लेके चलते हैं, सेंसस लेके चल रहे होते हैं, 10 साल वाली लेके चल रहे होते हैं, मनी सप्लाई में ग्रोथ हम लोग देख नहीं पा रहे होते हैं, इंक्रीज इन वेज रेट ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो बच गया क्या? इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल बेसिकली देखी जाती है, यानी कि महंगाई देखी जाती है। हालांकि महंगाई को कैलकुलेट हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर से करते हैं, फिर भी खैर यहां पर आप बोल सकते हैं कि 23rd का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 में, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। मोस्ट बढ़िया क्या होना चाहिए? देखिए जीडीपी क्या हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों ही काम कर रहे होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बाहर वाली जो भी इनकम आ रही है वो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। दूसरा बोलता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन डिप्रिसिएशन की जस्ट बात है तो अगेन जीडीपी जो खामियां है वही खामियां जो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी आ जाएंगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी सेम वही खामियां आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को केवल डेटा में हम लोग देख पा रहे हैं, एक्चुअल में हर एक बंदे की कैसी ग्रोथ हो पा रही है ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वही पर कैपिटा रियल इनकम को अगर देखना शुरू कर दें, क्या हम लोग हर एक व्यक्ति की ओर ध्यान दे देंगे, हर एक फैमिली पे ध्यान देंगे कितना कमा पा रहा है कोई, तो ये हमारा ज्यादा अच्छा मेजर होगा कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
25th क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस मिल जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई बताने वाली चीज नहीं है। दूसरा बोलता है जीडीपी अगर फैक्टर प्राइस में से डेप्रिसिएशन आप घटा देंगे तो नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस बन जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे तो आपका नेट डेवलपमेंट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, ना कि एनएनपी। तो आंसर 3 करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। तो 1 और 2 ये हो जाएगा आंसर, यानी ए हो जाएगा आंसर इसका। 26 अगर क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि इफ द जीडीपी इज मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ ए बेस ईयर, देन क्या होगा, बेस ईयर पे तो रियल हो जाती है। रियल का मतलब क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्राइस हो जाती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 27th क्वेश्चन है, 27th में बोलता है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया इज, क्या है प्रॉब्लम, क्या है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ की देखिए प्रॉब्लम, लो सेविंग रेट। नहीं, देखिए ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है कि इनकी उतनी इनकम ही ना हो रही हो। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, यस देयर इज अ प्रॉब्लम बट नॉट एज सच, ठीक है। तो तीसरा क्या है, रैपिड राइजिंग प्राइस, ये भी प्रॉब्लम है लेकिन उतनी कुछ खास नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट प्रॉब्लम है। लेकिन अगर देखें लार्ज नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि ये हो रहा है और हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। 28th क्वेश्चन देखेंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया का पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 55 ईयर ऑफ प्लानिंग हैज इंक्रीज्ड एट ए रेट ऑफ 2.3 पर एनम। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलती है, तो इकोनॉमिक सर्वे से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इस वजह से आप देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आप इस तरीके के स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके मतलब करंट के ही डेटा पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर आप दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस विच इज कॉल्ड एट जीडीपी एट करंट प्राइस। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर देखिए प्रिवेलिंग प्राइस मतलब वही आज के डेट में कैसी प्राइस चल रही है, तो करंट प्राइस ये होती है, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो। खैर आपके लिए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 29 क्वेश्चन के बारे में बात करें, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाई, कैसे मेजर कर सकते हैं आप, हर एक मेथड से मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी हो सकता है, इनकम मेथड भी हो सकता है और आउटपुट मेथड भी हो सकता है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड भी हो सकता है। 30th क्वेश्चन के बारे में बात करें, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे यहाँ पर क्या है कि लो ग्रोथ रेट है, लेकिन हम लोग सेविंग भी बढ़िया कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पे दिक्कत है कि हम लोग हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो रखते हैं, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो कम निकल के आ रहा है, कैपिटल ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण से हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रहा है। बाकी देखिए कैपिटल टू आउटपुट रेशियो हम लोग बात करेंगे जब आगे आएगा। खैर दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, बहुत ही आराम से आप चीजों को बोल सकते हैं। कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर निकल रहा है। अगर मान लीजिए रेशियो अगर हाई है, यानी कैपिटल आपने ज्यादा लगाया, आउटपुट आपको कम मिला, यानी इफिशियंसी बहुत गड़बड़ है, इफिशियंसी गड़बड़ है तो लो ग्रोथ रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारे सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपनी मॉर्निंग वाली वीडियो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो यूज द टेलीग्राम चैनल टू आस्क योर डाउट्स। इसके अलावा अगर हम लोग कल के डाउट्स जरा कुछ ले लिए जाएं, हम कल कुछ लोगों ने डाउट रेज किए थे, तो देखिए एक डाउट था जहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पर बोला गया था कि स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा ऑक्यूपेशनल चेंज और तीसरा ऑक्यूपेशनल चेंज और तीसरा सेक्टोरल चेंज। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स का मतलब जैसे एक हो गया हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा होता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, तीसरा होता है जो टर्शरी सेक्टर होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर। इस तरीके से हम लोगों ने सेक्टर्स के बारे में बात किया हुआ था। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये हो गया सेक्टोरल चेंज, जहां पर आप फोकस किस पे कर रहे हैं, प्राइमरी पे कर रहे हैं या सेकेंडरी पे कर रहे हैं या टर्शरी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब टर्शरी में भी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, सर्विसेज आ जाती हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है और यहाँ पर आ जाती है जो आपकी एग्रीकल्चर या माइनिंग हो जाती है। तो ये हो जाती है जो सेक्टर वाइज होती है, तो दिस इज सेक्टोरल चेंज। ठीक, ऑक्यूपेशनल चेंज का मतलब क्या है, जैसे एग्रीकल्चर से बंदा मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग से बंदा सर्विस में आ रहा है, इसको बोला जाता है बेसिकली ऑक्यूपेशनल। मतलब आप समझ लीजिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में भी दो हो जाएगा,
एक स्किल्ड हो जाएगा और दूसरा अनस्किल्ड हो जाएगा। तो ये भी आपका मतलब ऑक्यूपेशनल चेंज हो जाता है। सेक्टोरल चेंज का मतलब ये होता है जहां पर इकोनॉमी की स्ट्रक्चर चेंज की जाती है, इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कई तरीके से की जा सकती है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर बेस्ड से ये चेंज करके सर्विस बेस्ड पे चला है, ठीक, या फिर एग्रीकल्चर से चेंज करके इंडस्ट्री बेस्ड पे आ जाए। अब इंडस्ट्री में आपका प्राइमरी भी आ जाता है और आपका सेकेंडरी भी आ जाता है। तो यहां पर आप सेक्टोरल चेंज आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंक्लूड कर दी जाती है इंडस्ट्री में। जैसे माइनिंग, ये भी इंडस्ट्री में इंक्लूड की जाती है और माइनिंग पे जो प्रोसेसिंग होने वाली है वो भी इंडस्ट्री में ही नोट कर ली जाती है। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, ऑक्यूपेशनल चेंज क्या है और सेक्टर चेंज क्या है। इनफैक्ट स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब ये भी होता है कोई भी बैंक्स में आप चेंज कर रहे हैं या कोई भी आप फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज कर रहे हैं, ये भी हमारी स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से इकोनॉमी को चेंज करना ही एक स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा डाउट, आप लोग को मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, करंट अफेयर्स के वीडियो में, और आप लोगों को कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने 4 बजे के बाद वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।